ये कहानी है सुमित्रा की, जो अपने बहू बेटों के साथ रहा करती थी। दरअसल सुमित्रा के 2 बेटे थे और दोनों एक एमएनसी में एज अ मैनेजर काम किया करते थे। पर पति के जाने के बाद उसकी दोनों बहुओं ने सुमित्रा की अब वो गत करनी शुरू कर दी थी, जो शायद एक माँ डिजर्व भी नहीं करती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की बड़ी बहू नैना अपनी देवरानी कविता से कहती है, कविता देख, आज मैं रोहित के साथ बाहर जा रही हूँ, इसलिए माँ जी का खाना तू बना देना। लेकिन दीदी, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि मैं आज के दिन अपने मायके जा रही हूँ और मेरे साथ विवेक भी जा रहे। ये जानते हुए भी आपने भैया के साथ बाहर का प्लान बना लिया। अरे जब आप बाहर चले जाएंगे और मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? मुझे नहीं पता, बहुत टाइम बाद इन्हें समय मिला है और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती। तू तो जानती है कि हमारे पति एमएनसी में कैसे मजदूरी करते हैं। इतने समय बाद उनको टाइम मिला है तो यार मैं घर में रहकर अपना दिन नहीं खराब करना चाहती। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आती है और दूर खड़ी उन दोनों की ये बातें सुन लेती है, जिस पर सुमित्रा एक लंबी सांस भरती है और अपनी दोनों बहुओं के पास जाकर कहती है, बहू, तुम दोनों को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी बहू तू अपने मायके चली जा और बड़ी बहू तू रोहित के साथ बाहर चली जा। रही मेरी बात, तो रात का खाना रखा हुआ है, मैं उसे ही खा लूंगी। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। वो दोनों बिना कुछ बोले अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद नैना अपने पति रोहित के साथ बाहर निकल जाती है और कविता अपने पति विवेक के साथ मायके चली जाती है। सुमित्रा उस बड़े से आलीशान घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगती है तो वो किचन में जाती है, जहाँ खुद से कहती है, चलो थोड़ा सा चावल या रोटी होगी तो नमक के साथ ही खा लूंगी। इतना बोलकर अब सुमित्रा जैसे ही बर्तन खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। बर्तनों में खाने का एक दाना भी नहीं था। सारे पतीले साफ और धुले हुए रखे थे, जिसे देख सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से कहती है, ये क्या, बर्तन तो बिल्कुल साफ हैं। क्या मेरे बेटों को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उनकी माँ भूखी होगी, जिस माँ ने उन्हें पालने के लिए अपनी भूख मार दी? आज उसी माँ के लिए इस घर में एक रोटी तक नहीं है। क्या इसी दिन के लिए मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो बुढ़ापे में आकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? खैर कोई बात नहीं, अगर मेरी जिंदगी में यही लिखा है तो यही सही। इतना कहकर बेचारी सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा की भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो भूख के मारे बेहाल हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे तो भूख लग रही है, खाने को घर में दाना नहीं और बाहर जाने को मेरे पास पैसा। अरे हाँ, इन्होंने कुछ पैसे मेरे नाम पर फिक्स करवाए थे और तो और मेरे जमा किए हुए कुछ पैसे रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर कुछ खा लेती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा वह बाहर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाहर लंगर बट रहा था। उस लंगर को बटता देख सुमित्रा कहती है, एक काम करती हूँ, पैसे बचा लेती हूँ, आगे के लिए काम आएंगे। अभी फिलहाल लंगर ही खा लेती हूँ। अब जब लंगर बट रहा है तो क्यों बेकार में बाहर पैसे बेकार करूँ। इस तरह सुमित्रा अब रोड पर बट रहे लंगर को खाने लगती है। पर तभी वहाँ से गुजर रही सुमित्रा की बड़ी बहू नैना उसे रोड पर लंगर खाते देख लेती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती और अपने पति के साथ चुपचाप घर आ जाती है। कुछ देर बाद जब सुमित्रा वापस अपने घर आती है तो नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने तो हद ही कर दी है। अरे मैं और छोटी एक दिन के लिए बाहर क्या चले गए? आपने तो मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। बाहर गरीबों की तरह लंगर खाने का क्या मतलब बनता है आपका? मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर लंगर खाने गई। और रही बात घर में खाने की, तो घर में ना तो रात का खाना था और ना ही 2 दिन पुराना खाना जो मैं खा लेती। अरे तुम लोगों ने तो बासी खाना भी गाय को खिला दिया। अच्छा माँ जी, इस तरह भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात खाने की, तो अगर हमने खाना नहीं बनाया या खाना नहीं रखा तो क्या आप खुद खाना नहीं बना सकती? खाना बनाना, तुम सही कह रही हो बहू, मेरे हाथ पैर अभी सलामत है इसलिए मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। अरे तुम लोगों से तो मुझे 1 रुपए की उम्मीद नहीं, बस 2 वक्त की रोटी की उम्मीद थी जो तुम लोगों ने मुझे वो भी नहीं दी। पर कोई बात नहीं, अब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी क्योंकि मैं खुद का काम करूंगी। बचपन में माँ कहती थी मेरे हाथ के पराठे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता, क्यों न मैं यही काम शुरू करूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है माँ जी, मैं भी देखती हूँ कि आपकी बूढ़ी हड्डियाँ आपका कब तक साथ देती हैं। इस तरह सुमित्रा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता है। गुजरते समय के साथ नैना की देवरानी अगले 2 दिन बाद अपने घर आ जाती है, जिस पर नैना कविता को सारी बात बताती है। इस तरह कविता भी अपनी सास को नहीं रोकती। सुमित्रा एक छोटी सी रेहड़ी किराए पर लेती है और पास के मार्केट में खड़ी हो जाती है। पराठे की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आते जाते लोग रुकने लगते हैं।
अरे माई, ये किस चीज के पराठे बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जरा एक खिलाना हमें भी। बेटा, ये आलू गोभी का मिक्स पराठा है, सादा खाना है, बिल्कुल घर जैसा, चक्कर देखो। इतना बोलकर सुमित्रा अब उसे एक प्लेट पराठा देती है और जैसे ही ग्राहक पहला निवाला तोड़कर खाता है तो वो हैरान हो जाता है। वाह माई, क्या बात है, ऐसा स्वाद तो मुझे अपनी माँ के हाथ के खाने में मिलता था। अभी आपने यहाँ नया नया ठेला लगाया ना, अब चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा आपका ठेला चलवाने में। ओ भाई, जरा यहाँ आओ, माई के हाथ के पराठे खाकर देखो, तुम उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। वो ग्राहक अब जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और देखते ही देखते सुमित्रा के ठेले पर भीड़ लग जाती है। पहले दिन सुमित्रा अपने पराठों से काफी अच्छी कमाई कर लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब लोग उसे पराठे बेचने वाली बुढ़िया कहने लगते हैं और इसी नाम से धीरे धीरे वो फेमस होने लगती है। लोग उसके ठेले पर आते और पराठे खाकर जाते। उसे अब अपने बेटों के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं थी। एक शाम उसका बेटा रोहित अपने क्लाइंट्स के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। सर, इस शहर में बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, पर पता नहीं क्यों यहाँ आज बहुत भीड़ है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई बढ़िया अच्छे पराठे बेचती है। हाँ रोहित, मैंने भी सुना है, चलो आज यही ट्राई करते हैं। इसी तरह रोहित और उसका क्लाइंट जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं और भीड़ के अंदर जाते हैं तो रोहित देखता है कि ठेले पर पराठे बेचने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। अपनी माँ को इस तरह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, आप यहाँ, आप ये सड़क पर क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे कि एक MNC कंपनी के मैनेजर की माँ सड़क पर पराठे बेच रही है। चलिए घर चलिए अभी के अभी। ओ, तुम मैनेजर साहब हो ना? बेटा, इस बुढ़िया का कोई घर नहीं है। उस आलीशान बंगले में तो सिर्फ बर्तन धुले हुए मिलते हैं, पेट भरने के लिए रोटी नहीं। तुम लोग तो बड़े आदमी हो, अपनी पार्टी करो, मुझे अपना काम करने दो। माँ, ये आप क्या कह रही हो? इतना बोलकर सुमित्रा अब अपने बेटे रोहित को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर रोहित अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगता है। माँ, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि गलती नैना की है, लेकिन है तो वो आपकी आखिरकार बहू ही ना। एक गलती समझकर माफ कर दो। गलती एक बार होती है बेटा, पर तुम लोगों ने तो मुझे मेरी औकात रोज याद दिलाई है। इस तरह सुमित्रा और रोहित बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ विवेक और कविता भी आ जाते हैं। अपनी माँ को इस हाल में देखकर वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। माँ प्लीज घर चलिए, मोहल्ले वाले हमारी थू थू कर रहे हैं। बेटा, तुम्हें आज मोहल्ले वालों की पड़ी है, लेकिन आज यही मोहल्ले वाले मुझे बूढ़ी अम्मा कहकर बुलाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब ये मुझे अम्मा कहते हैं, क्योंकि इनके अम्मा में वो प्यार है जो तुम्हारी माँ में भी नहीं। ये मेरे कुछ नहीं लगते, फिर भी मुझे प्यार देते हैं। लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी थे, तुमने क्या किया? और एक छत के नीचे रहते हुए तुम्हें आज तक नहीं पता चल पाया कि तुम्हारी बूढ़ी माँ रोज दिन में बाहर पराठे बेचती है। खैर कोई बात नहीं। माँ जी, आप हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। बहू, इज्जत खाने से आती है, दिखावे से नहीं। जिस दिन तुमने भूखी सास को घर में अकेला छोड़ा था, इज्जत उसी दिन मिट्टी में मिल गई थी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरे ग्राहकों का टाइम खराब हो रहा है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा उस घर में आना सही नहीं, तो आज से मैं उस घर में भी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैंने अपने लिए घर देख लिया है। इस तरह उसके दोनों बेटे और बहू कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और इस तरह सुमित्रा अब अपना घर भी छोड़ देती है और अपने हाथ के बने हुए पराठे वो यूं ही मार्केट में बेचने लगती है। भला ऐसा क्या स्पेशल लाई है तू लंच में, है जो रोज अकेले अकेले बैठकर लंच करती है? चलना हमारे साथ लंच कर, हम सब शेयर करके खा लेंगे। नहीं, मैं लंच में दाल चावल लाई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम दाल चावल देखकर मेरा मजाक उड़ाओगे, इसीलिए मैं अकेले बैठकर खा रही थी। हम क्यों तेरा मजाक उड़ाएंगे? अरे दाल चावल तो हर किसी के फेवरेट होते हैं, ला इधर दे तो। मयंक शीतल के दाल चावल खा लेता है, जो कि उसे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। इतने अच्छे तो है, तू तो ऐसे ही मुंह बना रही थी। ले तू मेरी मैगी खा ले। मेरी माँ नौकरी करती है तो वो जल्दी में मुझे यही बनाकर दे देती है। मैं तो तरस ही जाता हूँ घर का खाना खाने के लिए। शीतल ये देखकर हैरान थी। मयंक उसके सारे दाल चावल खा गया। शीतल की छुट्टी हो जाती है और वो घर आती है। नानी माँ, क्या बनाया है खाने में? दाल चावल बनाए हैं, आज तड़का डालकर बनाए हैं। आ तू बैठ, मैं लगाती हूँ खाना। दाल चावल का नाम सुनकर शीतल का मुंह बन जाता है और वो झूठ मूठ कहती है, फिर से दाल चावल? बेटा, अब राशन में मुफ्त में तो दाल चावल ही मिलता है, तो वही बनाऊंगी ना। अच्छा नानी माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना, एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसने हमें पार्टी दे दी थी। शीतल अपनी नानी को चूल्हे पर वो दाल चावल बनाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, रोज रोज दाल चावल खाकर मेरा मन उब गया है। हे भगवान, न जाने कब हमारे दिन बदलेंगे और हमें कुछ और खाने को मिलेगा।
शीतल के माता पिता का देहांत हो चुका था। तब से शीतल को उसकी नानी ने ही पाला पोसा था। सरला एक गरीब बुढ़िया थी जो लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी पोती का पेट पाल रही थी। शीतल पास ही के एक स्कूल में पढ़ती थी। कुछ दिनों बाद उसके जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने उसके घर आने की जिद की और शीतल उन्हें मना नहीं कर पाई। उनके आने पर सरला बोली, आओ बच्चों, तुम सब बैठो और आज तुम सब खाना यहीं खाकर जाना। मैं तुम सब के लिए बढ़िया से दाल चावल बना देती हूँ। ये सुनते ही शीतल अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो सब शीतल के लिए लाया हुआ केक उससे कटवाते हैं, जिसे खाने के बाद सरला सब बच्चों को दाल चावल परोसती है। अरे वाह, ये तो कितने स्वादिष्ट दाल चावल हैं। इतने अच्छे तो मैंने आज तक नहीं खाए। सचमुच नानी माँ, मैं तो आपका फैन हो गया, मजा आ गया। वाह वाह, अगर आप स्टेशन पर दाल चावल बनाकर बेचोगे ना तो आप बहुत अच्छी कमाई कर सकती हो। आपको पता है, हमारे पड़ोस में हरिया काका, वो इतने बेकार दाल चावल बनाकर 20 रुपए की प्लेट बेचते हैं। उनके सामने तो आपके खाने का जवाब ही नहीं। अगर आप कम दाम में लोगों को बेहतरीन चीजें परोसोगे ना तो आपके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। ये बात सुनकर शीतल भी हैरान रह गई और उसने कहा, हाँ नानी माँ, हो सकता है कि मैं रोज ये खाती हूँ इसलिए बोर हो गई हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर का खाना खाने के लिए तरसते हैं। आप कल से ये काम शुरू कर दो। उन बच्चों की ये बात सरला के दिल को छू गई और वो लोगों के घरों का काम छोड़कर उसने खुद का एक ठेला खरीदा और दाल चावल का सामान लेकर स्टेशन किनारे बेचने निकल गई। शीतल भी अपनी नानी का हौसला देख उनकी मदद करने लगी। शीतल जोर जोर से आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाने लगी, आइए आइए, गर्मा गर्म दाल चावल खाइए। गरीब बुढ़िया के दाल चावल सिर्फ 5 रुपए में एक प्लेट खाइए। है? सिर्फ 5 रुपए में दाल चावल? जरा खाकर तो देखें। अरे अम्मा, एक प्लेट लगाना तो। दाल चावल खाकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और वो 2 प्लेट और खा लेता है। देखते ही देखते उसके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। अब स्टेशन पर आने वाले लोगों की भीड़ पहले गरीब बुढ़िया के 5 रुपए के दाल चावल खाते, उसके बाद ही ट्रेन में चढ़ते। अब पैसे आने से वो शीतल को भी तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती है। साथ ही जब शीतल का दाल चावल खाने का मन होता तो वो अपनी नानी के ठेले से खा लेती, जिससे अब वो भी खुश रहती है। इस तरह गरीब बुढ़िया 5 रुपए के दाल चावल बेचकर मशहूर हो गई। Thanks for watching.